Very good morning to all. Today we will start our next topic, which is related to the rotary actuators. Actually, हम लोग मोटर भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि इतना दिन तक हम लोग ये देख के आए हैं, व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में देखना। हम लोग इतना दिन तक ये देख के इस क्लास में हम लोग ये देखे थे कि यहाँ पे एक लीनियर एक्चुएटर रहता है, राइट। एक लीनियर एक्चुएटर में यहाँ पे एक पिस्टन रहता है और ये पिस्टन के ऊपर कुछ सर्टेन सामान दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग लोडिंग अनलोडिंग मतलब अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, या तो एक्चुएटर अगर इस तरीके का अगर एक्चुएटर होगा तो यहाँ पे जो उसका पिस्टन लगा हुआ रहता है वो पिस्टन के साथ कुछ सर्टेन सामान अटैच्ड हुआ रहता है, जो क्या करता है टू एंड फ्रो मोशन मींस लेफ्ट साइड एंड राइटवर्ड साइड डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। लेकिन अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है रोटरी एक्चुएटर्स। रोटरी एक्चुएटर मतलब बेसिकली है जो मेरा मोटर यूज होता है, जो मेरा हाइड्रोलिक मोटर जो यूज होता है उसके बारे में बोला जा रहा है, हाइड्रोलिक मोटर, राइट। रोटरी एक्चुएटर और हाइड्रोलिक मोटर, जहां पे जो अंदर का जो मतलब मोटर का जो इंटरनल में जो कॉन्सेप्ट है, जो मोशन है, वो मोशन बेसिकली सर्कुलर मोशन। तो ये मोटर किस बेसिस में चल रहा है? ये मोटर हाइड्रोलिक के थ्रू से चलता है। हम लोग जो पंप के साथ जो मोटर कनेक्टेड करते हैं वो मोटर एक इलेक्ट्रिकल मोटर, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो मोटर यूज कर रहे हैं दैट इज माई हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोलिक मोटर इसको हम लोग बोलते हैं, या तो हम लोग रोटरी एक्चुएटर्स बोलते हैं। तो इसका मोटर का बहुत सारा रेटिंग्स होता है, जैसे लाइक डिस्प्लेसमेंट होता है, टॉर्क कैपेसिटी होता है, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन होता है। तो ये सब चीज के बारे में आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद आगे चलते हुए कोई क्लासेस में हम लोग वेन मोटर्स, जैसे कि हम लोग पंप का वेरियस टाइप्स ऑफ पंप स्टडी किए, लाइक जीरो टोर पंप, गियर पंप, लोब पंप, स्क्रू पंप। ठीक उसी तरीके से हम लोग मोटर का भी वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर लाइक वेन मोटर्स, गियर मोटर, पिस्टन मोटर, राइट, ये सारा तरीके का मोटर्स भी हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये मोटर वर्कआउट करता है। ओके, सो आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। टॉपिक नेम इज हाइड्रोलिक मोटर्स एंड इट्स रेटिंग्स। ओके, start the rotary actuators or hydraulic motors. Basically जब ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग स्टडी किए थे, तो ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में यहाँ पे मेरा टैंक था, यहाँ पे मेरा फिल्टर था, प्रेशर रेगुलेटर था, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व था, एंड इसके बाद जाके यहाँ पे एक एक्चुएटर था। हम लोग बेसिकली जब ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम स्टडी कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि फ्लूइड यहाँ से फिल्टर से प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, उसके बाद डीसीवी, उसके बाद वो एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा था, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड pressure requirement the actuator piston is moving sliding up and down, right? But ये जो मेरा actuator है, this is called linear actuator, linear movement हो रहा है। but rotary actuator भी होता है जो basically hydraulic motor है, जो basically fluid का pressure की वजह से वो मोटर का shaft रोटेट होता है, और उस मोटर का shaft के साथ कोई दूसरा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, दूसरे कंपोनेंट का शाफ्ट कपलिंग करके लगा हुआ रहता है, और वो मोटर रोटेट करता है। तो हम लोगों का वो कंपोनेंट भी रोटेट, कंपोनेंट का शाफ्ट रोटेट करता है, जो भी है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक जनरेशन करना है, कोई स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी में डीसी करंट जनरेट, ऐसी करंट जनरेशन करना है, तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग ये पढ़ लिए हैं। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हम लोग स्टडी कर चुके हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बाकी क्या पार्ट रह गया? लीनियर एक्चुएटर एंड रोटरी एक्चुएटर। सो टुडे वी विल स्टार्ट रोटरी एक्चुएटर। टुडे वी विल स्टार्ट रोटरी एक्चुएटर। ओके, रोटरी एक्चुएटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटरी एक्चुएटर, और जिसको हम लोग या तो बोल सकते हैं हाइड्रोलिक मोटर्स, हाइड्रोलिक मोटर्स, राइट। तो ये हाइड्रोलिक मोटर है क्या? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ हाइड्रोलिक मोटर ट्रांसफॉर्म hydraulic energy into rotary mechanical energy which is applied to a resisting object or by means of shaft connecting with the motor,
राइट। तो एक हाइड्रोलिक मोटर क्या कर रहा है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हम लोग बहुत सारा चीज को हम लोग जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एंड इट कैन बी transformed from the only one form to the another form. So this is the working principle of the rotor, this is the energy conversion law, right? तो हाइड्रोलिक मोटर क्या करता है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी को रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। मान लो ये अगर मोटर है, तो ये मोटर का अगर शाफ्ट है, तो ये मोटर का शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगा, और ये मोटर का शाफ्ट अगर कोई फ्लूइड या हाइड्रोलिक का द्वारा अगर रोटेट करता है तो फिर वो मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट जो है, मतलब जो इस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या हाइड्रोलिक एनर्जी को शाफ्ट एनर्जी शाफ्ट का मूवमेंट करवाने के लिए जो कंपोनेंट ज्यादा रिस्पांसिबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटरी एक्चुएटर और हाइड्रोलिक मोटर। तो ये हाइड्रोलिक मोटर का काम क्या है कि ये हाइड्रोलिक एनर्जी को रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। जो रोटरी मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली वो मोटर के साथ अटैच्ड हुआ रहता है और वो शाफ्ट को रोटेट करता है। हाइड्रोलिक एनर्जी एंटर हुआ, एक शाफ्ट मोटर के साथ कनेक्टेड हुआ है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिक एनर्जी शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी मेरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोलिक मोटर क्या है, बेसिकली हाइड्रोलिक पंप की जैसा ही काम करता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक पंप के जैसा ही काम करता है, बट वन डिफरेंस इज देयर। Difference is in hydraulic pump, fluid is pushing in hydraulic pump, fluid is pushing, right? Fluid is pushed in hydraulic pump, fluid is pushed, but in hydraulic motor, the rotating element are pushed by the oil. Hydraulic motor, the rotating element मतलब क्या है, rotating element मतलब है shaft, मोटर का shaft है। The rotating element is pushed by the oil, right? ये मेरा डिफरेंस है। हाइड्रोलिक पंप में क्या है, मान लो एक गियर पंप है, ठीक है, मान लो एक ये गियर पंप है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक गियर दूसरा गियर के साथ मेश करके बैठा हुआ रहता है। एक गियर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो इस गियर के साथ ये गियर मेश है, तो ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ मतलब कोई आउटसाइड एनर्जी छोड़कर ये मेश है, इसीलिए ये रोटेट करेगा। और ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्लूइड आएगा, तो फ्लूइड को वो पुश करेगा। ये मेरा हाइड्रोलिक पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है। बट जब मैं हाइड्रोलिक मोटर में आता हूँ, हाइड्रोलिक मोटर में ये जो मेरा फ्लूइड एंट्री किया, यहाँ फ्लूइड एंट्री करके ये गियर को वो रोटेट करेगा, और गियर जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट मेरा रोटेट होगा। मैं थोड़ा सा ध्यान से समझना तुम लोग, हाइड्रोलिक पंप क्या काम करता है, मैं थोड़ा सा क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा एक गियर मोटर है, गियर पंप है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ा सा गंदा ड्राइंग बनाया हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा बस समझना, ठीक है, कि हाइड्रोलिक पंप में क्या होता है, जब मेरा फ्लूइड एंट्री करता है तो वो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करके दोनों मेश के अंदर में आना है, और यहाँ पे एक गियर बाहर से कोई मोटर के द्वारा हम लोग उसको रोटेट करता है। मोटर को ऑन करेंगे तो गियर पंप ऑन होगा, पंप ऑन होगा तो दोनों ये गियर रोटेट करना शुरू करेगा, ये गियर रोटेट करेगा तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इनलेट हाई प्रेशर जोन से एटमॉस्फेरिक जोन से फ्लूइड जाके वो पंप के अंदर एंट्री करेगा, और पंप गियर के थ्रू से पुश होके फिर वो आउटलेट से पावर लेके निकल जाएगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप। But when I am coming to come for a hydraulic motor, that time what happened? That time no motor is required, no other device or no external component is required to rotate this gear. ये गियर कैसे रोटेट करेगा, इनलेट से मेरा फ्लूइड एंट्री होगा, वो फ्लूइड जाके ये गियर का टीथ में स्ट्राइक करेगा, ये दोनों गियर का टीथ के अंदर ट्रैप होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर की वजह से गियर का टीथ या गियर मेरा रोटेट करना शुरू करेगा। एक गियर रोटेट करेगा तो दूसरा गियर भी रोटेट करेगा, जब दूसरा गियर रोटेट करेगा तो इसके साथ जो शाफ्ट कनेक्ट है वो भी रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिक एनर्जी गियर को रोटेट किया मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और शाफ्ट को रोटेट किया मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो हाइड्रोलिक पंप में फ्लूइड इज पुश्ड
but in hydraulic motor the rotating element is pushed by the oil or by the hydraulic fluid. ठीक, तो ये मेरा बेसिक डिफरेंस है हाइड्रोलिक पंप के साथ मेरा हाइड्रोलिक मोटर का. नाउ व्हाट इज द हाइड्रोलिक मोटर रेटिंग? देखोगे हाइड्रोलिक मोटर रेटिंग मतलब कोई भी मोटर का एकदम बैक पार्ट में आई मीन एक साइड में एक टीन का प्लेट जैसा लगा हुआ रहता है जिसमें बहुत सारा चीज रेटिंग दिया हुआ रहता है. वोल्टेज कितना होगा, पावर कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना टॉर्क है, कितना टॉर्क जनरेट कर सकता है, व्हाट इज द आरपीएम, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्चार्ज, ये सारा चीज बोल दिया जाता है. ठीक है, तो वो चीज के ऊपर डिपेंड करके हाइड्रोलिक मोटर का रेटिंग को हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हाइड्रोलिक मोटर रेटिंग, हाइड्रोलिक मोटर का रेटिंग को हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट और साइज, डिस्प्लेसमेंट और साइज. सेकेंड वन टॉर्क कैपेसिटी, टॉर्क कैपेसिटी, टॉर्क कैपेसिटी. एंड थर्ड वन मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन. क्या है ये तीन चीज को ज्यादातर हाइड्रोलिक मोटर रेटिंग के केस में ये तीन कंपोनेंट को, ये तीन रूब्रिक्स को ज्यादातर ध्यान दिया जाता है. फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइज, सेकंड वन इज टॉर्क कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन. सो नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइज? According to the definition, it can be defined as the amount of fluid which the motor may accept in turning of one revolution or the capacity of one chamber multiplied by the number of chamber the motor in mechanism contain. मतलब क्या है कि मान लो डिस्प्लेस या साइज मतलब मान लो मोटर का साइज अगर ये है और इस मोटर का साइज के अंदर ये मेरा मान लो मोटर का केसिंग है और मोटर का केसिंग में ये मेरा एक चेंबर है. ठीक है, तो और भी मैं बड़ा साइज का अगर मोटर लेता हूं, ये मेरा और एक चेंबर है. ठीक है, दो चेंबर है इस मोटर में. अब क्या बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और ब्रैकेट में जो साइज लिखा हुआ है इसका मतलब है कि शाफ्ट का मतलब मोटर का जो वन रिवॉल्यूशन होगा, मतलब शाफ्ट का वन रिवॉल्यूशन में शाफ्ट का टर्निंग जब होगा, शाफ्ट जब रोटेट करेगा, शाफ्ट का वन रिवॉल्यूशन में वो कितना फ्लूइड अंदर आ सकता है, वो कितना फ्लूइड ये मोटर का चेंबर को फुलफिल कर सकता है. दूसरा वे में एक चेंबर में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम आ सकता है. अगर वहां पे दो चेंबर है तो एक चेंबर में जितना फ्लूइड, मान लो एक चेंबर में 5 लीटर फ्लूइड मेरा काम कर सकता है, तो दो चेंबर मिला के 10 लीटर. तो ये मोटर का साइज क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट होगा. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या है कि कितना फ्लूइड इनलेट से एंट्री करके आउटलेट से निकल जा रहा है. मेरा कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड मोटर का इनलेट से एंट्री करके मोटर का आउटलेट से निकल जा रहा है. ठीक है, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर यहाँ पे 10 को चेंबर रहेगा और एक चेंबर का अगर कैपेसिटी अगर 5 लीटर है तो 10 को चेंबर का कैपेसिटी कितना होगा, 50 लीटर पर से 50 लीटर, तो ये 50 लीटर का कैपेसिटी डिस्प्लेसमेंट का ये मोटर बनेगा. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब बेसिकली इट्स नॉट अ वॉकिंग डिस्टेंस, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड व्हिच कैन बी कंसीडर्ड दैट फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक सर्टेन रिवॉल्यूशन में इनलेट से एंट्री करता है, चेंबर के अंदर प्रवेश करता है और वो आउटलेट से निकल जाता है. इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट या साइज में डिफाइन करता है हाइड्रोलिक मोटर का रेटिंग. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं टॉर्क कैपेसिटी. टॉर्क कैपेसिटी हम लोग कैसे किस तरीके से समझेंगे वो ध्यान देंगे. रुको एक सेकंड. तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन. मतलब एक रिवॉल्यूशन में शाफ्ट का एक या तो रोटर का, शाफ्ट का ना करके बेहतर होगा, समझने में सुविधा होगा, ये जो मेरा रोटर है, ये रोटर का मान लो ये एक पॉइंट को मैं डिसाइड कर रहा हूं, ये पॉइंट पूरा 360 डिग्री रोटेट करके जब फिर यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, तो उस वन रिवॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेरा इनलेट से एंट्री किया और शाफ्ट रोटर को रोटेट किया, शाफ्ट को रोटेट किया और वो आउटलेट से निकल गया. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना मेरा फ्लूइड इनलेट में एंट्री किया, मतलब चेंबर में एंट्री किया और चेंबर से निकल गया, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और साइज. अब मैं आ रहा हूं टॉर्क. टॉर्क मेरा क्या है? टॉर्क कैपेसिटी. टॉर्क कैपेसिटी
कैपेसिटी है, इट इज द फोर्स कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द मोटर। मतलब जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, रोटर को रोटेट करेगा, तो शाफ्ट के ऊपर या रोटर के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। वो फोर्स क्रिएट करने की वजह से हम लोग टॉर्क का जो डेफिनेशन जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं। तो इस बेसिस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्योंकि जब फ्लूइड इसको एंट्री करेगा तो ये तो लीनियर मोशन तो नहीं देगा, ये कैसा मोशन देगा, ये रोटेशनल मोशन देगा। जब ये रोटेशनल मोशन देगा, सर्कुलर मोशन देगा, उस टाइम इसका जो फोर्स, इसका जो डिस्प्लेसमेंट, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो अब मैं आ रहा हूं टॉर्क को हम लोग किस तरीके से समझेंगे। मान के चलते ये मेरा एक रोटर है और यहां से मेरा एक शाफ्ट कनेक्टेड है। ये मेरा एक रोटर है, यहाँ पे मेरा एक शाफ्ट कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर मान के चलो 50 kgf का एक लोड दिया गया है, 50 kg फोर्स का एक लोड दिया गया है, और इसका जो रेडियस है दैट इज 0.1 मीटर, इसका जो लेंथ है। तो मैं इसका टॉर्क कैसे डिफाइन करूंगा? मैं टॉर्क डिफाइन कर पाऊंगा T इज इक्वल टू फोर्स कितना है 50 इंटू 0.1। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर। इस ये शाफ्ट के ऊपर टॉर्क जनरेटेड हो रहा है। कैसे? T इज इक्वल टू फोर्स 50 kgf इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो 0.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेटेड हो रहा है। अगर मेरे टॉर्क का तो फिर फार्मूला क्या हुआ? टॉर्क का एक्चुअल फार्मूला है T इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस from the shaft, okay, from the shaft, right? तो ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला है T is equal to force into distance from the shaft। अगर ये मेरा T है तो what will be the rotary power? So rotary power equals to ये बेसिकली समझाया जा रहा है तुम लोगों को हाइड्रोलिक मोटर का। अगर कभी भी इनकेस कोई न्यूमेरिकल तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कभी भी इनकेस कोई न्यूमेरिकल आ जाता है सेमेस्टर क्वेश्चन में, तो उसके लिए तुम लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि रोटरी पावर का फॉर्मूला क्या है। रोटरी पावर का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। T इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या पकड़ते हैं? ओमेगा पकड़ते हैं। T is equal to angular velocity, T into angular velocity रोटरी पावर मतलब T into ओमेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? T into 2 pi into revolution per second मतलब 2 pi n by t। ओमेगा is equal to 2 pi n by t, 2 pi into revolution per second। ये मेरा रोटरी पावर का फॉर्मूला है। रोटरी पावर is equal to T into angular velocity is equal to T into 2 pi into revolution per second। अब मेरा रोटरी पावर मुझे मिल गया, टॉर्क मुझे मिल गया। नाउ इनपुट हाइड्रोलिक पावर, कितना हाइड्रोलिक पावर ये चेंबर में इनपुट हो रहा है उसका फॉर्मूला इनपुट हाइड्रोलिक पावर। इनपुट हाइड्रोलिक पावर इक्वल्स टू क्या है? इनपुट हाइड्रोलिक पावर इज इक्वल टू T into rate of the flow of oil to motor। T into rate of the flow मतलब oil to the motor मतलब T into Q कर दो। Q मतलब डिस्चार्ज है, या तो रेट ऑफ फ्लो हम लोग बोल सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल टू द मोटर डिवाइडेड बाय मोटर कैपेसिटी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये मेरा मोटर कैपेसिटी है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन। T into Q मतलब Q फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल टू द मोटर, और मोटर कैपेसिटी into 10 to the power -3, मोटर कैपेसिटी into 10 to the power -3 into 2 pi। ये मेरा फॉर्मूला है इनपुट हाइड्रोलिक पावर का। T into Q मतलब फ्लो ऑफ ऑयल to the hydraulic motor into 2 pi divided by motor capacity in 10 to the power -3। motor capacity मतलब
डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मोटर, इसको हम लोग 10 टू द पावर -3 इसलिए किए क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लोग को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग 10 टू द पावर 3 को यहाँ पे इनपुट किए। तो अगर मैं इनपुट हाइड्रोलिक पावर को अगर मैं फार्मूला वाइज अगर बैठाने की कोशिश करता हूं तो मेरा क्या होगा, P into capital Q, P into capital Q is equal to T into capital Q divided into 2 pi divided by C into 10 to the power -3। P into capital Q मतलब इनपुट हाइड्रोलिक पावर, इनपुट हाइड्रोलिक पावर P into Q is equal to क्या होता है, टॉर्क into flow of oil to the motor into 2 pi divided by motor capacity is equal to C into 10 to the power -3। यहाँ से अगर मैं टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो P into Q into C into 10 to the power -3 divided by Q into 2 pi, यहाँ पे Q कट जाएगा तो मेरे पास रहेगा P into C into 10 to the power -3 divided by 2 pi। So T का फॉर्मूला क्या हुआ, P into C, P for power into C for capacity into 10 to the power -3 divided by 2 pi, ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अब फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, फ्लो रेट मतलब ये जो Q का फॉर्मूला क्या है, फ्लो रेट का फॉर्मूला है Q equals to RPM into displacement, for RPM into displacement, right, RPM into डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, आरपीएम इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क रिलेटेड अगर मैं फॉर्मूलास को अगर ध्यान दूंगा तो मेरा टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट। देखो यहाँ पे दिखाया हो कि ये मेरा अगर रोटर है और ये अगर मेरा शाफ्ट है तो इसके अगर ऊपर अगर 50 kg फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसका जो लेंथ है 0.1 मीटर है तो टॉर्क इज इक्वल टू 50 into 0.1 मीटर, 55 न्यूटन मीटर। बेसिकली ये मोमेंट के जैसा लग रहा है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थर्ड सेमेस्टर में हम लोग जो मोमेंट स्टडी किए थे, हम लोग देखे थे कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वही चीज हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग टॉर्क कैलकुलेट बोल रहे हैं यहाँ पे T। इससे टॉर्क से मैं अगर रोटरी पावर को निकालना चाह रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या है, T इनटू एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज मीन T इनटू ओमेगा। ओमेगा को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n by t होता है। तो मैंने क्या किया, T इज इक्वल टू 2 पाई इनटू n फॉर रिवॉल्यूशन, मैंने इसे यहाँ पे रिवॉल्यूशन लिखा, डिवाइड बाय t फॉर सेकंड, तो मैंने यहाँ पे s लिखा, राइट। अब रोटरी पावर मैंने हो जाने के बाद मुझे बोला जाएगा, पूछा जा सकता है इनपुट हाइड्रोलिक पावर क्या है। तो इनपुट हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला है T into Q डिवाइड into 2 pi डिवाइडेड बाय मोटर कैपेसिटी 10 to the power -3। ये 10 to the power -3 इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10 to the power -3 मल्टीप्लाई किए। इनपुट हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला क्या है, P into Q is equal to T into Q into 2 pi divided by C into 10 to the power -3। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो T का जो वैल्यू आएगा वो आएगा P into C into 10 to the power -3 divided by 2 pi। बाकी रह गया है Q is equal to RPM into displacement, ये मेरा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, डिस्चार्ज is equal to रोटेशनल रिवॉल्यूशन पर मिनट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट में होता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जो बेसिकली मेरा मोटर का कैपेसिटी डिसाइड करता है। तो ये मेरा टॉर्क कैपेसिटी हो गया, या कोई भी हाइड्रोलिक मोटर का टॉर्क कितना होगा वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रेशर में, मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन। मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन में क्या है कि प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन। मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर मुझे हाइड्रोलिक मोटर को टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट टॉर्क देने के लिए मुझे चाहिए। क्योंकि ये प्रेशर कहां से क्रिएट होता है, ये प्रेशर जब मेरा फ्लूइड मान लो यहाँ पे एंट्री हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा चीज ध्यान दो, ठीक है। मैं ये फ्रांसिस टर्बाइन के पास मेरा एक मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मान लो यहाँ से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, ठीक है। फ्लूइड एंट्री करने के बाद यहाँ पे जम रहा है, स्टोर होते जा रहा है, स्टोर होते जा रहा है, क्योंकि वो हेवी डेंसिटी का है। तो जितना यहाँ पे फ्लूइड स्टोर होता जाएगा तो वो तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। वो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट करेगा, वो प्रेशर ये जो व्हील्स है ये व्हील्स में क्रिएट करेगा। और वो व्हील क्या होगा, फ्लूइड क्रिएट करने की, प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो व्हील इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा। जब भी वो फ्लूइड इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा तो पीछे का जो शाफ्ट है, राइट, ये जो पीछे का शाफ्ट है, ये शाफ्ट इस तरीके से रोटेट करेगा। और शाफ्ट रोटेट करेगा मतलब जो हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ से एंट्री हुआ वो मेरा यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करने की वजह से एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और मैकेनिकल एनर्जी क्या किया, मेरा शाफ्ट को रोटेट किया। तो ये मेरा बेसिकली मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन है, ठीक है। अब आज मैं वेन मोटर शुरू नहीं करूंगा, बस क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्या क्लासिफिकेशन होता है एक हाइड्रोलिक मोटर का, ठीक है। तो ये मेरा तीन चीज में ध्यान देना पड़ेगा हाइड्रोलिक मोटर का रेटिंग के लिए। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज टॉर्क कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन। मैक्सिमम प्रेशर कैसे बनता है, जब मेरे चेंबर, हाइड्रोलिक मोटर के चेंबर के अंदर हम लोग कंटीन्यूअस अगर फ्लूइड को
को इनलेट करवाते जाएंगे और इनलेट से अगर कंटीन्यूअस फ्लूइड को एंट्री करवाते जाएंगे तो वो फ्लूइड का प्रेशर क्रिएट होता है। वो फ्लूइड का प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? वो फ्लूइड का प्रेशर ये रोटर के ऊपर पड़ता है। जब रोटर के ऊपर पड़ता है तो ये रोटर क्या होता है? रोटेट करना शुरू करता है। जब ये रोटर रोटेट करना शुरू करता है तब वो मैक्सिमम एक सर्टेन मैक्सिमम प्रेशर के बाद जाके वो रोटेट करना शुरू करता है। इसको हम लोग क्रैकिंग प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सर्टेन है थोड़ा सा अमाउंट फ्लूइड अगर इसमें एंट्री करेगा तो ये रोटेट नहीं करेगा। एक मैक्सिमम प्रेशर जब तक इस फ्लूइड के चेंबर के अंदर नहीं बनेगा तब तक ये रोटर रोटेट नहीं करेगा, तब तक वो टॉर्क नहीं आएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में वो मैक्सिमम प्रेशर बनता है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो चेंबर के अंदर एंट्री करेगा तब जाके वो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करेगा इस रोटर के ऊपर। ये रोटर रोटेट करेगा तो ये जाके मेरा शाफ्ट रोटेट करेगा। तो ये तीन रूब्रिक्स हाइड्रोलिक मोटर रेटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर्स। हाइड्रोलिक मोटर्स का क्लासिफिकेशन क्या-क्या है? कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करके हाइड्रोलिक मोटर को एचएम, ठीक है, हाइड्रोलिक मोटर को हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है मेरा वेन टाइप, एक है मेरा वेन टाइप, सेकंड वन इज माय गियर टाइप एंड थर्ड वन इज पिस्टन टाइप। ठीक है, हम लोग बेसिकली पंप जब पढ़ रहे थे हम लोग ये सारा चीज स्टडी कर ली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन टाइप, हाउ द गियर पंप इज वर्क एंड हाउ द पिस्टन पंप इज वर्क। बट हाइड्रोलिक मोटर में भी हम लोग ये तीन टाइप का मोटर्स देखेंगे। एक है मेरा वेन टाइप, दूसरा मेरा गियर टाइप एंड थर्ड वन माय पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप को भी हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज inline, second one is my bent axis and third one is my radial. Okay, so inline, bent axis and radial, vein type, gear type, piston type, उसको अगर तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो inline, bent axis and radial। तो ये छह मोटर हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये छह टाइप का मोटर हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा और अपकमिंग वीक में हम लोग ये छह मोटर को स्टडी करेंगे। और कल का जो लेक्चर रहेगा वो प्योरली वेन टाइप मोटर के ऊपर लेक्चर रहेगा। ये मेरा वेन टाइप मोटर है कि किस तरीके से मेरा वेन टाइप मोटर काम करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या है क्या नहीं है, क्या थ्योरी है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सारा चीज मैं कल का लेक्चर में जब मैं वेन टाइप मोटर स्टडी करवाऊंगा कल का लेक्चर में मैं तुम लोग को बोल दूंगा। ठीक है, बट तब तक के लिए ये जो रोटरी एक्चुएटर का क्या आई मीन किस तरीके से काम करता है, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में कहां पे काम करता है, व्हाट आर द हाइड्रोलिक मोटर रेटिंग, ये अच्छे से स्टडी कर लो, राइट। और अगर कोई भी डाउट रहता है आज का वीडियो लेक्चर के ऊपर तो मेरे जूम क्लास में तुम लोग मुझे डाउट पूछो, सारा डाउट को क्लियर करके रखो, क्योंकि आप कुछ दिन बाद तुम लोग का मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो सारा डाउट को क्लियर करके रखो ताकि आगे चलते हुए कोई असुविधा ना हो। ठीक है, so now I am concluding my class. Thank you for, so now students, do you have any doubt? यस सर। बोलो सर, टॉर्क फाइंड करने के लिए हम लोग सर डिस्प्लेसमेंट मतलब शाफ्ट के लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कैसे ले सकते हैं सर? शाफ्ट के लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कैसे दे सकते हैं, मतलब देखो बात ये है कि ये जब मेरा एक मोटर है, ठीक है, बेसिकली टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट? टॉर्क इक्वल्स टू है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। यस सर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट का सेंटर यहाँ पे कहां पे? यस सर, वहीं पे। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का सेंटर यहाँ पे कहां पे? ये वाला पॉइंट है सेंटर, ठीक है। यस सर। और इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, क्योंकि बेसिकली जो शाफ्ट का जो मूवमेंट हो रहा है, शाफ्ट अभी मैं तुमको इस तरीके से दिखा रहा हूं। अब मैं तुमको अगर इस तरीके के बताऊंगा कि मान के चलो यहाँ पे मेरा एक शाफ्ट लगा हुआ है और इस शाफ्ट के साथ मेरा एक वेन्स लगा हुआ है, शाफ्ट के साथ एक रोटर लगा हुआ है, रोटर के साथ एक मेरा वेन्स लगा हुआ है, ठीक है, रोटर के साथ मेरा एक वेन्स लगा हुआ है। अब जो मेरा हाइड्रोलिक ऑयल आ रहा है वो हाइड्रोलिक ऑयल तो पहले मेरे शाफ्ट को रोटेट नहीं करेगा। वो किसको रोटेट करेगा? वो रोटेट करेगा मेरा ये वाला पार्ट को, मतलब ये जो वेन्स है, वेन्स को रोटेट करेगा या रोटर को रोटेट करेगा। रोटर जब रोटेट होगा तब वेन्स रोटेट होगा, जब वेन्स रोटेट होगा तब जाके मेरा ये शाफ्ट रोटेट होगा, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट जब रोटेट हो रहा है, राइट, और ये हाइड्रोलिक जो चेंबर है, ये हाइड्रोलिक चेंबर जो है, इस चेंबर से जो शाफ्ट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को बोला जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जा रहा है कि भाई द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। क्योंकि फोर्स कहां पे एक्चुअली अप्लाई हो रहा है? फोर्स एक्चुअली अप्लाई हो रहा है मेरा ब्लेड्स में,
राइट। ब्लेड्स में मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स जाके डायरेक्टली शाफ्ट में अप्लाई नहीं हो रहा है। रोटर वेन्स जब रोटेट कर रहा है तब जाके मेरा शाफ्ट रोटेट कर रहा है, और इनलेट से मेरा शाफ्ट का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। सर अगर हम बाइक का जो चक्का होता है उसका हम टॉर्क निकालना चाहें तो सर इसमें क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट? बाइक का अगर चक्का का अगर मैं टॉर्क निकालने जाऊंगा तो बाइक का चक्का यहाँ पे फ्रंट व्हील है, यहाँ पे एक रियर व्हील है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा इंजन का शैफ्ट लगा हुआ रहता है, शैफ्ट के साथ एक गियर लगा हुआ रहता है बाहर में, उस गियर के साथ पीछे वाला चक्का एक चेन के साथ अटैच रहता है और वो चेन तो ढका हुआ रहता है। ऐसा ही होता है ना? यस सर। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली टॉर्क मतलब टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट। तो यहाँ पे जब हम लोग टॉर्क डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन करना है कि मेरा जो इंजन का शैफ्ट से मेरा चक्का का डिस्टेंस कितना है, इंजन का शैफ्ट से मेरा चक्का का डिस्टेंस कितना है। क्योंकि तुम सोचो अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा टॉर्क उतना बढ़ेगा। ये सुन लो, T इज इक्वल टू F इंटू डी, तो T इज डायरेक्टली वेरीज एज V, T is directly varies as D, तो टॉर्क मेरा D के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो D डिस्टेंस जितना बढ़ेगा टॉर्क उतना बढ़ेगा, टॉर्क उतना अगर बढ़ेगा तो इंजन से उतना ज्यादा टॉर्क को मुझे डिटरमाइन करना होगा, इसीलिए इंजन को भी बड़ा करना होगा। तो इसीलिए हमेशा जो बाइक होता है वो बाइक का जो लेंथ होता है, मतलब फ्रंट व्हील का सेंटर पॉइंट से लेकर रियर व्हील का जो सेंटर पॉइंट है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम बाइक में कांस्टेंट रखा जाता है। इसीलिए कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर, उसमें से ये वाला पार्ट को बात दे दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के ऊपर हमेशा मुझे इंजन को रेडी करना पड़ता है कि इतना। अब तुम बोल सकते हो कि सर हर एक बाइक का अलग अलग इंजन का हॉर्स पावर होता है, अलग अलग टॉर्क जनरेटर है। क्योंकि इसीलिए होता है जितना ज्यादा वेटेज का बाइक होगा, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जब मेरा बाइक रनिंग कंडीशन में रहता है उस टाइम जो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, और जब मेरा बाइक फिक्स्ड कंडीशन में रहता है उस टाइम जो टॉर्क जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है रनिंग कंडीशन से। ठीक, ये है कि नहीं? यस सर। तो तो टॉर्क मैक्सिमम कौन सा टाइम पे ज्यादा लगता है? जब मेरा बाइक को स्थिर वस्तु को मूवेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को मूवेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, उस टाइम ज्यादा फ्रिक्शन काम करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए। तो अभी अगर बाइक में अगर बड़ा साइज का कोई इंजन लगा हुआ रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इसलिए बड़ा इंजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो मेरा फोर्स, क्योंकि जो बाइक का बड़ा इंजन है उस बाइक का जो बॉडी का वेट है, उस बाइक का जो बॉडी का वेट है वो बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है, वो बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए फोर्स ज्यादा पड़ता है, एफ ज्यादा पड़ता है, प्लस उस बॉडी का जो खुद का सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट ज्यादा पड़ता है। इसीलिए उस फोर्स को, क्योंकि टॉर्क टोटल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कांस्टेंट रहता है, मीन सॉरी डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो गाड़ी ज्यादा भारी होगा उस गाड़ी को ज्यादा टॉर्क चाहिए, उस टॉर्क के लिए ज्यादा बड़ा साइज का इंजन करना पड़ता है। Am I clear? सर बट सर सर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टॉर्क इक्वल टू होता है सर फोर्स इनटू रेडियस, मतलब जो चक्का का रेडियस है और उसमें जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ये होता है सर। बट सर आप तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मींस दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेप। डिस्टेंस का बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि कितना डिस्टेंस दूर में वो है। हम लोग जानते हैं कि T इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियस, T इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस, हम लोग जानते हैं यहाँ पे टॉर्क, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे अगर तुम वही चीज सोचो, जो शाफ्ट का जो मेरा पोजीशन है, शाफ्ट का पोजीशन सिर्फ मेरा चक्का का पोजीशन ही है। ठीक, अब एक बात बताओ, T बाइक का जो चक्का में अगर टॉर्क को मुझे जनरेट करना है, फोर्स इनटू रेडियस अगर मुझे निकालना है, इसका मतलब चक्का का जो रेडियस है वो वाला बात बोलोगे, राइट। अगर चक्का का रेडियस अगर कम होगा तो टॉर्क मेरा कम होगा, चक्का का रेडियस अगर ज्यादा होगा तो टॉर्क मेरा ज्यादा होगा। यस सर। तो इसीलिए तब इसका मतलब है बाइक का ऑब्जेक्टिव, माने बाइक जो भी बाइक है वो बाइक में मोटा मोटी चक्का का है जो वो कांस्टेंट ही रहता है। तो टॉर्क में डिफरेंस कैसे आता है? टॉर्क में डिफरेंस आता है फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से टॉर्क में डिफरेंस आएगा। फोर्स की वजह से डिफरेंस आता है। तो ये जो फोर्स की वजह से जो डिफरेंस आता है वो फोर्स डिपेंड्स करता है बॉडी का सेल्फ वेट के ऊपर, राइट। लेकिन हम लोग जब हाइड्रोलिक मोटर के केस में आते हैं, हाइड्रोलिक मोटर के केस में क्या होता है कि मान के चलते अगर ये मेरा एक मोटर का बॉडी है, तो मोटर का जहां से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है,
मोटर हम लोग ये हाइड्रोलिक मोटर का रेटिंग किस पे पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क कैपेसिटी एंड मैक्सिमम प्रेशर लिमिटेशन। ये जो 3 मेरा मोटर रेटिंग है, इस 3 मोटर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करके, ये जो 3 मोटर का रेटिंग है, इस 3 मोटर रेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को हाइड्रोलिक फ्लूइड को वहां पे एंट्री करवाना पड़ता है। लाइक अगर कोई मोटर में मोटर देखो, वो जो हाइड्रोलिक मोटर है, वो हाइड्रोलिक मोटर का शाफ्ट रोटेट करेगा, तो ऑब्वियसली उस मोटर का शाफ्ट के साथ और भी कोई दूसरा एप्लीकेशन अटैच्ड हुआ है, इसीलिए मुझे हाइड्रोलिक मोटर को शाफ्ट को रोटेट करना पड़ रहा है। तो वो मोटर को कितना टॉर्क मैक्सिमम मान के चलते 50 न्यूटन मीटर टॉर्क मान के चलते लग रहा है, 50 न्यूटन मीटर टॉर्क मेरा लग रहा है। तो जब 50 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है, वो 50 न्यूटन मीटर टॉर्क को कन्वर्ट, टॉर्क को कंप्लीट करने के लिए, वो टॉर्क को अचीव करने के लिए मुझे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर या उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड उस मोटर चेम्बर के अंदर घुसाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो मोटर का जो इनलेट, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा शाफ्ट है, शाफ्ट से मेरा इसका कितना डिस्टेंस है, मेरा जो शाफ्ट है शाफ्ट से इनलेट पोर्शन का कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। मतलब द टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। जहां से इनलेट हो रहा है, उस इनलेट पार्ट से लेकर जो शाफ्ट का सेंटर है, वो सेंटर का बात किया जा रहा है। बट सर आप तो लेंथ लिया ना, शाफ्ट का तो लेंथ लिया डिस्प्लेसमेंट। शाफ्ट का लेंथ जो वीडियो में मैंने जो बोल रहा था, वहां पे और एक चीज मेरा वहां पे एक चीज गलती बोला था मैंने। ये जो मैंने प्रेशर जो पी बोला था ना, मैंने पी बोला था पावर। देखोगे मैंने एक जगह में बोला था, वीडियो लेक्चर फिर देखोगे तो, कि वहां पे बोला गया था कि P इंटू क्यू इज इक्वल टू T इंटू क्यू बाई 10 टू द पावर -3 इंटू C इंटू 2 पाई। तो उसमें जो मैंने P, वो गलती से मेरा मुंह से पावर निकल गया, लेकिन वो P बेसिकली पावर नहीं है, वो P बेसिकली प्रेशर है, वो P बेसिकली प्रेशर है। और जो मैंने वहां पे दिखाया था, वो मैं एक्चुअली समझाने के लिए दिखाया था जो डायग्राम, क्योंकि बेसिकली मोटर में तो मुझे कोई ना कोई चीज को एंट्री करवाना पड़ेगा, तब जाके ना मोटर का शाफ्ट मेरा रोटेट होगा। तो मोटर का जो शाफ्ट का, मैंने क्या बोला था कि ये जो मेरा लेंथ है, मैंने बोला था ये जो मेरा लेंथ है, ये लेंथ है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है ना कि ये मोटर का जो बॉडी है, उस बॉडी का रेडियस क्या है, क्योंकि मुझे शाफ्ट के बारे में मुझे पता करना है। फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का सेंटर पॉइंट कहां पे है? शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है ये, क्योंकि अगर मैं टॉप व्यू में अगर देख रहा हूं तो शाफ्ट का सेंटर पॉइंट ये शाफ्ट का सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं है, शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है ये, और यहां से ये जो मेरा रेडियस है, ये रेडियस वहां पे लिया जा रहा है। जो अगर इनलेट मान लो यहाँ से हो रहा है, तो इनलेट यहाँ से लेके सेंटर ऑफ द शाफ्ट, तो ये मेरा अगर पूरा बॉडी का रेडियस ही, मैं जो डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम में तो वो रेडियस ही बन रहा है। तुम लोग का क्लास शुरू हो गया, ठीक है? अब तुमको समझा पाया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बट सर यहाँ पे थोड़ा सा सर डाउट है हमको सर, क्योंकि हमको अगर सर टॉर्क निकालना है शाफ्ट का, तो रेडियस भी हम लेंगे शाफ्ट का ही, किसी और का रेडियस कैसे ले सकते हैं? शाफ्ट का ही तो रेडियस, हाँ तुमको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा अगर मोटर का शाफ्ट है, यहाँ पे मेरा शाफ्ट है, तुम और एक चीज भूल रहे हो कि मैंने बोला हो कि यहाँ पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मैं फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? मैं शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और ये मेरा है डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट। तो इस टाइम में जो टॉर्क होगा, दैट इज T इक्वल्स टू F इंटू D, ठीक? और अगर मेरा फोर्स बॉडी का सेंटर में पड़ रहा है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, मोटर के केस में वो हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से गिर रहा है, यहां से गिर के फ्लूइड शाफ्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो तब जाके इस मोटर के कंडीशन में अगर मैं टॉर्क लूंगा, तो ये टॉर्क होगा दैट इज T इज इक्वल टू F इंटू D। और अगर इसको तुम R बोलोगे तो तुम लिख सकते हो T इज इक्वल टू F इंटू R। लेकिन जब मैं शाफ्ट के इस कंडीशन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ऑब्वियसली T इज इक्वल टू F इंटू D बोलूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आई मीन फोर्स इंटू डिस्टेंस। इधर से फोर्स क्यों लगा रहे हैं सर? तो इधर से मैं फोर्स, मैं ये समझाने के लिए उस टाइम बोला था कि मान के चलते हैं कि मेरा अगर शाफ्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट, मोटर के साथ, ये मेरा मोटर का बॉडी है,
ये मेरा मोटर का बॉडी है, ये मेरा मोटर का शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के ऑपोजिट शाफ्ट क्या खाली छोड़ के रख देंगे? अगर मेरा हाइड्रोलिक को यूज करके अगर हाइड्रोलिक मोटर का शाफ्ट को अगर रोटेट करेंगे तो मैं ऑब्वियसली शाफ्ट को तो खाली नहीं छोड़ूंगा। ये शाफ्ट जब रोटेट करना शुरू करेगा तो मैं ऑब्वियसली इसके साथ एक गियर अटैच करके और एक गियर अटैच करके कोई ना कोई एप्लीकेशन को यहाँ पे अटैच करूंगा। तो वो एप्लीकेशन का कितना लोड इस शाफ्ट के ऊपर गिर रहा है, तब जाके वो टॉर्क निकाल रहा है मोटर का शाफ्ट का। समझे? मैं यहाँ पे तो खाली नहीं छोड़ूंगा ना। When we are applying some force on the motor shaft, that time the torque is T is equal to F into D. But when we are not applying any force, only the motor shaft is rotating for the hydraulic fluid pressure. That time the torque का for T is equal to क्या निकला फॉर्मूला? T is equal to P into C into 10 to the power minus C. T is equal to P into C 10 to the minus 3 भी छोड़ दे रहा हूँ, divided by 2 pi, where T is equal to the pressure of the fluid and C is equal to the motor capacity. मोटर कैपेसिटी मतलब जो मोटर का मेरा वॉल्यूम है और मोटर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ये C डिवाइड बाय 2 पाई। इस टाइम टॉर्क का फॉर्मूला अलग है, जब मैं सिर्फ मोटर के ऊपर अगेंस्ट में मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ, लेकिन जब मैं मोटर का शाफ्ट के अगेंस्ट में टॉर्क निकाल रहा हूँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मेरा फॉर्मूला होगा T is equal to F into D। और अगर बाइक का व्हील के केस में T is equal to F into R। जब मैं सिर्फ एक चक्का का टॉर्क को मैं अगर डिफाइन कर रहा हूं तब मेरा T is equal to फोर्स इनटू रेडियस होगा। लेकिन अगर जब मैं इंजन का टॉर्क का कैपेसिटी अगर देखूंगा तो उस टाइम मेरा T is equal to जो शाफ्ट से लेकर चक्का तक जो शाफ्ट लटका हुआ रहता है वो डिस्प्लेसमेंट मैं कलेक्ट करूंगा, T is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी क्लियर कर पाया तुमको? यस सर। सर ये मैकेनिकल एनर्जी सर किस किस चीज में यूज कर सकते हैं सर? मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा वाला बोले? जो सर आउटपुट निकला ना सर, जो आउटपुट निकला, तुम अब इस मान के चलो कि मेरा ये मोटर का शाफ्ट के साथ मेरा कनेक्टेड हुआ है एक हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, एक हाइड्रोलिक प्रेस कनेक्टेड हुआ है। कैसे कनेक्टेड हुआ है? यहाँ पे मैंने एक गियर अटैच किया हो, इसके साथ मैंने एक बीवेल गियर अटैच किया हो, बीवेल गियर के साथ मैंने एक रैक एंड पिनियन अटैच कर दिया हो। तो रैक एंड पिनियन का मूवमेंट क्या होता है? अगर रैक मेरा इस डायरेक्शन में घूमेगा, अगर रैक मेरा इस डायरेक्शन में घूमेगा तो पिनियन मेरा कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा? मतलब वर्टिकल कंडीशन में घूमता है, मतलब रैक अगर इस डायरेक्शन में घूमेगा तो मेरा पिनियन घूमेगा किस डायरेक्शन में? पिनियन मेरा इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो मेरा ये हॉराइजॉन्टल मोशन को मैं वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोलिक प्रेस अटैच हुआ रहेगा तो रैक अगर मूवमेंट करना शुरू करेगा तो मेरा ये प्रेस भी अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। यस सर। क्लियर हुआ? देखो दो पार्ट है। अगर तुम व्हील का टर्निंग मोमेंट सोचोगे बाइक के केस में, तो व्हील का टर्निंग मोमेंट के लिए T is equal to फोर्स इनटू रेडियस। और अगर तुम बाइक का टोटल टॉर्क डिफाइन करोगे तब तुम्हारा इंजन के साथ जहां पे छोटा सा गियर देके शाफ्ट अटैच्ड हुआ है वहां से लेकर बाइक का पीछे वाला चक्का तक जो डिस्टेंस है वो हम लोग मेजर करेंगे। मोटर के केस में भी सेम, अगर मोटर में अगर ऐसा शाफ्ट अटैच्ड हुआ है और यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है तो उस टाइम मेरा शाफ्ट के ऊपर कितना टॉर्क है वो मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। T is equal to F into D, T is equal to F into D। लेकिन अगर मैं सिर्फ मोटर का कैपेसिटी को अगर देखूंगा, मोटर का कैपेसिटी देखूंगा तो शाफ्ट का सेंटर मेरा यहाँ से मेरा जहां पे मैंने फ्लूइड एंट्री कर रहा है वहां से लेकर जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है दैट इज माय R, T is equal to F into R। वेरियस केस अलग केस में मेरा टॉर्क डिफाइन होता है। और देखो यहाँ मोटर के केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है मेरा T is equal to P into C by 2 pi। अब क्लियर हुआ मुकेश? यस सर क्लियर। ओके, नेक्स्ट एनीवन, एनी क्वेश्चन? Okay, so thank you everyone for attending class. Please submit your assignment within today because today is Saturday, right? Monday से हम लोग वेन टाइप मोटर के बारे में स्टडी करेंगे, फिर से पूरा क्लास शुरू करेंगे एंड अभी तुरंत क्लास खत्म होने के बाद विकास सर का क्लास में ज्वाइन कर लो। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।